नमस्कार। सेहत की बात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज सेहत की बात कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं एम्स नई दिल्ली के नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिखा गुप्ता जी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ एम्स नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर स्वाति फुलझलेबी जी जुड़ेंगी। लेकिन अभी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर शिखा गुप्ता जी के साथ। दर्शकों, जैसा कि मालूम है आपको कि जून महीने की झुलसा देने वाली गर्मी, चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े ने न सिर्फ डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक्स के मरीजों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इससे आंखों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आंखें भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। आंखों का जब गर्म हवाओं के साथ सामना होता है तब सबसे ज़्यादा लोग ड्राई आइज या आंखों में दर्द या चुभन, कॉर्निया में समस्या आदि की शिकायत लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। सनबर्न सिर्फ त्वचा को ही तो नहीं प्रभावित करती, बल्कि नुकसानदायक होती है इसकी यूवी किरणें, जिसमें आंखें भी और आंखों की कॉर्निया भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि खासतौर पर गर्मियों में आंखों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। हम ये भी जानेंगे डॉक्टर शिखा से कि मोतियाबिंद होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। हम डॉक्टर शिखा से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा यानी जिसे DME कहते हैं, इसके खतरे से कैसे बचा जाए। आंखों का विशेष ख्याल रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इन तमाम सवालों के विश्वसनीय जवाब जानने के लिए आपका हमारे साथ यानी सेहत की बात कार्यक्रम के साथ बने रहना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर शिखा, चर्चा की शुरुआत इस बात से ही करना चाहूँगा कि आजकल जो गर्मियों के कारण जो स्थिति बदल गई है, डॉक्टर डॉक्टर शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा मैं रही हूँ जानना आपको। चाह रहा था कि गर्मियों के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनग्लास लगा करके बाहर निकलते हैं धूप में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें बिल्कुल एक्सपोज्ड रहती हैं धूप में। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, गर्मियों के मौसम में हम अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें, डॉक्टर शिखा? ये बहुत आवश्यक है कि जैसे हम अपने बाकी शरीर का ध्यान रखते हैं गर्मियों में, वैसे ही आंखों का भी पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। ग्लासेस भी अगर हम पहन रहे हैं, गॉगल्स पहन के निकल रहे हैं, तो उसमें भी गॉगल्स ऐसे हों जो हमें यूवी प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हों। जो गॉगल्स में यूवी प्रोटेक्शन नहीं है, वो लगता तो है हमें कि हमने प्रोटेक्शन किया है, बट वो एक्चुअली हमारा प्रोटेक्शन नहीं हुआ है। तो प्रॉपर देखकर कि यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस हैं वही हमें पहनने चाहिए। गर्मियों में बहुत सारे दिक्कतों से हमें जूझना पड़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट किरणें हमारी आंखों पर जा रही हैं। हमारा हाइड्रेशन स्टेटस, हमें पानी पीने को अगर नहीं मिलता है तब भी उसकी वजह से आंखों में सूखापन आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बॉडी की नमी बरकरार रखनी है, पानी खूब सारा पीना है पूरे दिन में, अपनी हाइड्रेशन अच्छे से रखनी है। बाहर निकलें तो गॉगल्स लगाकर निकलें, सनग्लासेस, छतरी वगैरह लेकर निकलें, और जितना भी धूल मिट्टी से बच पाए उतना बचें। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आजकल सभी शहरों में, तो डायरेक्ट पोल्यूशन में अगर हम आते हैं, हमारा रोज़मर्रा का ट्रैवल का काम ज़्यादा है, तो अपनी आंखों को खूब धोएं पीने के पानी से, स्वच्छ पानी से, ताकि जितने भी कीटाणु हमारी आंखों में रह गए हैं वो अच्छे से धुल जाएं डेली बेसिस पर। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी हम देखते हैं जैसे पहाड़ों में जो रहने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको सूरज की किरणें डायरेक्टली करती हैं, तो नखूनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें एक मास हमारे आंखों में नाक की तरफ से आंखों में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसका सर्जरी हम कर सकते हैं, बट वो कई बार दोबारा हो जाता है। तो अगर हम धूप से, पहाड़ों में रहने वाले लोग भी जिनको पूरे साल सूरज की किरणें पड़ती हैं आंखों पर, अगर वो अपनी आंखों को बाहर निकलने पर गॉगल से प्रोटेक्ट करके रखें, तो उनको भी नखूने का, जिसको हम टेरिज्म कहते हैं इंग्लिश में, उसका जो इंसिडेंस है वो कम हो सकता है। इसके अलावा वृद्ध अवस्था में देखा जाता है एक बीमारी है एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन, जिसके अंदर सूरज की किरणें पड़ने से हमारा जो देखने वाला भाग होता है रेटिना का, जो कैमरा कहा जाता है जिसको, जिसमें सबसे अच्छी नजर होती है, उसमें कई बार डैमेज हो जाता है, जो रोका नहीं जा सकता। तो स्पेशली जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस समय हमें बहुत जरूरी है कि हम बचाव करें। एक इनडायरेक्ट रोल कहा जाता है सूरज की किरणों का हमारे सफेद मोतियाबिंद के प्रोग्रेशन पर भी। तो देखा जाए तो आंखों के बहुत सारे हिस्सों से सूरज की किरणों का दुष्प्रभाव हो सकता है। हर चीज मॉडरेशन में अच्छी है, पर अगर बहुत ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो बेहतर है कि हम अपनी आंखों का
अच्छी तरह से बचाव करके चलें, क्योंकि उसी में हमारा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिखा मोतियाबिंद, या अन्य जो समस्याएं हैं आंखों की उस पर मैं आऊँगा, लेकिन अभी आपने वक्तव्य में आपने दो बातें कही जो थोड़ा सा स्पष्ट और कर दें हमारे दर्शकों के लिए। पहली बात तो आपने कही कि आंखों को जो आप धोएं तो पानी स्वच्छ होना चाहिए। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप इसका क्या मतलब कहना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो भी पानी मिलता है, जहाँ भी पानी मिलता है, वो आंखों के अंदर छींटा ले लेते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इससे क्या नुकसान हो सकता है डॉक्टर जी, शिखा? क्योंकि सब जगह स्वच्छ पानी नलों में आए ऐसा संभव नहीं हो पाता सब जगह। तो बेहतर है कि पीने वाला जो फिल्टर्ड पानी है तो सूती कपड़े से आप छान लें, ताकि कम से कम मोटे मोटे कीटाणु ना हो। कुछ ऐसे बैक्टीरिया या पैरासाइट्स होते हैं पानी में जिसको आंखों में लगने से, स्पेशली कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर पहनते हैं, या स्विमिंग पूल में भी देखा जाता है लोग अगर जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी की स्वच्छता होनी बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग पहनते हैं उनमें, या जिनमें पहले कोई घाव बना हुआ है आंखों में, या पहले कभी कोई इन्फेक्शन, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन कभी रहा है, तो अगर हम स्वच्छ पानी का इस्तेमाल ना करें तो वो इन्फेक्शन दोबारा होने का चांस रहता है। कभी कोई घाव लगा है, चोट लगी है आंख में, या अभी हमारी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, या आंख में चोट लगा है जिसकी वजह से टांके लगे हैं और हमने आंखों को नॉर्मल पानी से धो लिया, तो वो इन्फेक्शन अंदर भी जा सकता है आंखों के। तो जब भी हम अपनी आंखें धोएं, हमारा यही कोशिश होनी चाहिए कि पीने के स्वच्छ पानी से धोएं, कि कोई घाव हो तो भी नुकसान ना पहुंचाए, और जो भी थोड़े मोटे कीटाणु की वजह से हमारी आंखों में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है वो ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर शिखा ने कि जो आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर संभव हो तो उसी, अगर संभव नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि उसी से आप आंखों को धो सकते हैं। दूसरी बात आपने डॉक्टर शिखा अपने वक्तव्य में कही कि जो चश्मा हम लगाते हैं उसमें आमतौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि यूवी लाइट से प्रोटेक्शन हो। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें हमें, हमारे दर्शकों तो जब भी हम खरीदें, हाँ, जब भी हम खरीदें अपने चश्मे को, एक ग्लासेस होते हैं जो यूवी, 3 तरह के भाग होते हैं जो नॉर्मल लाइट, सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, उसमें 3 भाग होते हैं, जिसको यूवी जो हमें दिखता नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं, जो कम फ्रीक्वेंसी की होती है और वो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक मध्यम वाला फ्रीक्वेंसी का लाइट का जोन होता है जो हमें दिखती है, जो 7 किरणें होती हैं इंद्रधनुष की, जो रंग होते हैं वो उस मध्यम विजिबल लाइट जिसको कहते हैं उसमें फॉल करते हैं। और एक उससे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होती है इसको इंफ्रारेड रेज कहते हैं, जिससे गर्मी मिलती है हमें, वो वाली होती है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिसका फ्रीक्वेंसी लगभग 300 नैनोमीटर्स के अराउंड होता है, वो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सारे चश्मे उस लाइट को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं। तो जब भी हम खरीदें चश्मे को, गॉगल्स जो कि यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस होते हैं, वो उन किरणों पे, चश्मे पे पड़ने पे उनको वापस हटा दें, ये सक्षमता होनी चाहिए उनके अंदर। तो आप जब भी खरीदें तो हम अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से या दुकानदार से ये जरूर पूछें कि ये यूवी प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं ग्लासेस की नहीं, उसी का सबसे ज्यादा फायदा है। डॉक्टर शिखा, क्या आपको लगता है कि सनबर्न से सिर्फ त्वचा को ही नहीं बल्कि यूवी किरणें आंखों की कॉर्निया को भी जला सकती हैं? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर शिखा? कॉर्निया से ज्यादा लेंस में कैटरेक्ट कॉज कर सकती हैं, और पर्दे में ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कॉज कर सकती हैं। कॉर्निया को नहीं जलाती, जो हमारे आंखों में सूखेपन की वजह से ड्राई आइज का संभव हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं सूखेपन की वजह से, और इस ऋतु में देखा जाता है कि एलर्जी भी बढ़ जाती है हमारी आंखों। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आया है, ड्राई आइज और खासतौर पर आइज में जो एलर्जी है उसको रिलेटेड काफी। एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार बच्चों में वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस को कहते हैं कि पूरे सालों साल एलर्जी चलती रहती है, बच्चे आंखों को इचिंग रहती है, खुजा करते रहते हैं आंखों के अंदर। तो खुजली होना एक बहुत बड़ा साइन है कि हमें एलर्जी है। इससे डरना नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है ये, और इसमें एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, और स्टेरॉइड्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी केमिस्ट के पास जाएं तो कई बार वो हमें स्टेरॉइड्स दे सकता है, जो हम अगर लंबे समय के लिए बिना देखभाल में इस्तेमाल करें तो वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो एलर्जी जो है उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है उसमें खुजली होती है आंखों में, और इसकी वजह से
खुजली की वजह से हमारी आंसू की परत ठीक नहीं हो पाती तो सूखेपन की समस्या हो सकती है। तो इसमें सिम्टम्स और क्या आते हैं कि हम स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं बार-बार हमें लगेगा कि हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर वो क्षणिक होगा। जो हमें दिखने में प्रॉब्लम होगी वो क्षणिक होगा, उसके बाद हम उसको ब्लिंक करेंगे या आँखों आँखों को पानी से धोएँगे तो फिर से नज़र पूरी हो जाती है। तो ये जो क्षणिक नज़र कम होना होता है, ब्लरिंग जिसको हम कहते हैं, वो फिर से वापस ठीक हो जाना ये ड्राई आइज़ की निशानी है। और अगर खुजली है आँखों में और लाल हो रही है, कभी-कभी आँखें जब हम सो के उठते हैं तो चिपक भी जाती है, पर वो सफ़ेद रंग की कीचड़ चिपकती हैं। हरे रंग का या पीले रंग का इन्फेक्शन को दिखाता है कि हमारी आँखों में कोई इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल। पर अगर सफ़ेद उससे चिपकी है हमारी आँखें तो ये ज़्यादा बताता है कि हमें एलर्जी की संभावना है। तो उस केस में एंटीहिस्टामिन्स करके दवाइयाँ होती हैं, जो बहुत सेफ होती हैं और इस सीज़न में महीना 2 महीना हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और जब भी कोई ड्रॉप केमिस्ट से भी लें तो ध्यान रखें कि वो स्टेरॉइड्स ना हो, उसको बिना उनसे पूछे अपने डॉक्टर से पूछे लंबे समय के लिए नहीं इस्तेमाल करना और आँखों को साफ रखना है, धोते रहना है स्वच्छ पानी से। ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इस इतनी गर्मी में भी। डॉक्टर शिखा, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो जनरल आई ड्रॉप्स होता है, उसको घर में रखते हैं और जब तक वो आँखों में डालते रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये कितना सेफ है? तो ड्रॉप्स को अधिकतर वैसे तो हर ड्रॉप का अलग-अलग नियम होता है कि उसको फ्रिज में रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है और काफ़ी अभी तो आप देख सकते हैं 40-42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो कंपनीज इस तरह के टेम्परेचर के बारे में नहीं इश्यू करती हैं नोटिफिकेशन। वो कहते हैं कि रूम टेम्परेचर, जो कि बाहर के देशों में रूम टेम्परेचर वैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर हमारे देश में 25 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है। तो दवाई खुलने के बाद बेहतर है कि अगर कोई ठंडी जगह है, अंधेरे वाली जगह है जहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्टली नहीं आती है, गाड़ी वगैरह में तो ना ही रखें अपनी ड्रॉप जहाँ पे टेम्परेचर गाड़ी का 60 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, तो वो तो खराब होना संभव ही है। पर घर के अंदर अब रखें और खुलने के बाद उसको फ्रिज में रखें या किसी ठंडी जगह पे रखें जहाँ पे ठंडक रहती है, तो उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है ड्रॉप की, जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम और उसकी पोटेंशियल होता है यूज़ का कि वो हमें कितना फ़ायदा देगी, उसका ज़्यादा रहता है। खुलने के बाद मोस्टली कंपनीज कहती हैं कि 1 महीने के अंदर आप उसको डिस्कार्ड कर दें, पर अगर आप उसको खुलने के बाद आप ठंडी जगह पे रखें तो 1-2 महीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका इन्फेक्शन को पकड़ने का उस बॉटल में, क्योंकि बॉटल खुलने के बाद लिक्विड होता है, उसमें कीटाणु ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रिजर में रखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको रखना बेहतर रहता है। बिल्कुल बर्फ वाली जगह पे नहीं रखना, फ्रिज के उस भाग में नहीं रखने की ज़रूरत। और जब आप डालते हैं ड्रॉप फ्रिज में रखी हुई, तो अगर एक ड्रॉप डालते हैं तो आपको पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है कि हाँ ठंडी ड्रॉप डली है हमारी आँख के अंदर। तो आप एक ड्रॉप डालने के बाद रुक जाते हैं। अगर हम एक से अधिक ड्रॉप डालते हैं तो वो वेस्टेज है हमारी आँखों में, क्योंकि हमारी आँखों में इतनी सोख करने की क्षमता नहीं है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रिज में रखने के, ठंडी जगह पे रखने के, कि एक ही ड्रॉप इस्तेमाल होती है, वेस्ट नहीं होती, हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि आँख के बाहर तो ड्रॉप नहीं डल रही। हम देखते हैं कि कुछ ड्रॉप्स ऐसी हैं जो डालना बहुत ज़रूरी है, ग्लूकोमा की ड्रॉप्स है, मिस नहीं होनी चाहिए, पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो ड्रॉप्स आंखों से बाहर चली जाती है, तो उस केस में भी बहुत ज़रूरी है कि हम ड्रॉप को फ्रिज में रखें और सही समय पे डालते रहें। डॉक्टर शिखा बता रही थी कि किस प्रकार से ये जानना ज़रूरी है। आप सभी दर्शकों के लिए मैं कह रहा था कि जहाँ कहीं भी आप अपने आई ड्रॉप्स को रखें, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो अंधेरे में रहे, कि वो एक जो निश्चित तापमान है उसका मेंटेन करते रहे। ये बहुत ज़रूरी बात कही डॉक्टर शिखा आपने। डॉक्टर शिखा, जो जब भी आँखों की समस्या की बात चलती है तो सबसे पहले एक नाम आता है मोतियाबिंद की समस्या। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मोतियाबिंद की समस्या क्यों होती है और इसका इलाज क्या है? डॉक्टर शिखा। मोतियाबिंद 2 तरह के होते हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद। तो सफ़ेद मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट कहा जाता है, उसका तो हम आराम से सर्जरी करवा के उसका उपचार कर सकते हैं और वो सभी को होना है उम्र के साथ। उसके लक्षण हैं कि हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को रोशनी में कम दिखाई देना शुरू होए, जब हमारा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है, और कई लोगों को अंधेरे में कम दिखाई देने से शुरू होए।
शुरू में उसके ये भी लक्षण हो सकते हैं कि हमारे चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, तो घबराना नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ये मत सोचिए कि अब मेरी नज़र कम हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है। और कुछ लोग दिखाते नहीं हैं, बाहर नहीं निकलते डॉक्टर से मिलने के लिए, पर इसका पूरा निश्चित रूप से इलाज संभव है। और बहुत ही हमारे पास बारीक टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे बहुत छोटे से इंसेशन से अल्ट्रासोनिक एनर्जी को यूज़ करके हम वो लेंस निकाल कर उसमें आर्टिफिशियल लेंसेज लगा सकते हैं। आजकल तो हमारे पास ये भी टेक्नोलॉजी है कि जो हम लेंसेज लगाते हैं उसमें हम पास का, दूर का, इतना अपने आर्म्स लेंथ डिस्टेंस का और बिल्कुल दूर का 3 जगह का फोकस बना के लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। तो बहुत ही यंग आंखें हो जाती हैं और बिल्कुल आराम से 10 मिनट का 15 मिनट की सर्जरी है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद हम रेस्ट करने की ज़रूरत हो, अपने कामकाज नहीं कर सकते। तो डे केयर सर्जरी है, छोटे से मतलब आराम से छोटी सर्जरी है, आराम से हम करवा सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो घबराना नहीं है कैटरेक्ट जो कि सफेद मोतियाबिंद है उससे। और दूसरा मोतियाबिंद है जिससे हमें घबराने की आवश्यकता है या हमें स्क्रीनिंग की जरूरत है, उसको काला मोतियाबिंद कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ग्लोकोमा कहते हैं। ग्लोकोमा जो है वो 40 साल के अधिक लोगों में होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, जैसे 40 साल के बाद आप अपनी एनुअल स्क्रीनिंग हर साल जाकर अपना बीपी या शुगर का जांच कराते हैं, वैसे ही 40 साल के उपरांत आपको अपने आंखों का प्रेशर का चेक ज़रूर करवाना है। स्पेशली अगर आप किसी तरह से हाई रिस्क हैं, आपके पेरेंट्स को या आपके परिवार में किसी और को काला मोतिया है, आपके चश्मे का नंबर अधिक माइनस में है, आप कुछ स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, आपको डायबिटीज है, तो इन सब केसेस में आपकी ग्लोकोमा होने का संभावना आम व्यक्ति से कहीं अधिक है। तो आपको ज़रूर ही अपना एनुअल स्क्रीनिंग कराना है। और बाकी हर किसी के लिए 40 साल के बाद अपना आंखों का प्रेशर, जो कि 1 सेकंड में किसी भी मशीन पे बैठ के किया जा सकता है किसी अच्छे अस्पताल में, तो ज़रूर करवाएं। क्योंकि काला मोतिया से जब नजर तो बहुत ही अंत में पता चलता है, धीरे धीरे हमारी बाहर की नजर सिकुड़ती हमें बीच का पूरा 6x6 दिख सकता है लास्ट स्टेज तक भी, पर हमें पेरिफेरी सारी चली जाती है, तो पेशेंट की टनल विजन हो जाती है और वो बहुत एडवांस स्टेज होती है। और एक बार रोशनी अगर चली जाए काले मोतिया में, तो कोई दुनिया की ऑपरेशन, कोई दुनिया की दवाई उसको रिवर्स नहीं कर सकती। तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस या वापस ना लाने आने वाली जो नजर है, वैसी नजर चली जाती है इस बीमारी में। तो बचाव से ही हम अपनी नजर को देर तक संभाल के रख सकते हैं। जी डॉक्टर शिखा, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही जिसका मैं चाहूँगा कि वैज्ञानिक रूप से उसका उल्लेख करें हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्हें बहुत सारी परीक्षाओं में आवेदन करना होता है और वहाँ लिखा रहता है कि आपका विजन 6x6 होना चाहिए। अभी आपने चर्चा की 6x6 विजन, इसको वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें, क्या इसका मतलब होता है? 6x6 का नजर होता है एक जो नॉर्मल हेल्दी हमारी विजन होती है, वो 6 मीटर पे खड़ा होकर हम सबसे छोटे वाले जो बारीक अक्षर हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो वो 6x6 विजन, उसको स्नेलन चार्ट पे कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है हमारी 6x6 विजन नहीं है तो हमें कोई दिक्कत है। कई बार चश्मे के कारण सबसे ज्यादा आम कारण है नजर कम होने का चश्मे का नंबर जो हम नहीं पहनते या हमने नहीं चेक कराया। तो कभी भी हमें लगता है कि हमारी नजर पूरी नहीं है, घबराना नहीं है। चश्मे से 50% से ज्यादा लोगों का वो नजर ठीक हो जाएगी। स्पेशली अगर आप 40 साल से कम हैं, छोटे में या युवा अवस्था में आराम से चश्मे से आपकी नजर बढ़ सकती है अधिकतर एग्जाम्पल्स में। तो नजर कम होना, क्योंकि आजकल वैसे भी चश्मे का नंबर का एक पैंडेमिक सा हो गया है, तो ऐसा प्रेडिक्टेड है कि 2050 तक हमारे देश में 50% लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। हम पास का काम बहुत कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, बाहर निकलना बंद हो गया है, कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारा काम बढ़ गया है। तो ये सब कारण है कि चश्मे का नंबर बच्चों में ही शुरू में ही लग जाता है और वो बढ़ता चले जाता है समय के साथ। ये जो आपने बात कही डॉक्टर शिखा, हम सब ने झेला है महामारी को, और महामारी के दिनों में सबसे ज़्यादा आंखें जो एक्सपोजर ली हैं वो स्क्रीन का, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो या लैपटॉप का हो। तो ऐसे में किस तरह से लोग काम तो करेंगे ही, पढ़ाई तो करेंगे ही बच्चे, फिर डॉक्टर शिखा क्या मानना है, कैसे इसका संतुलित उपयोग करके कैसे जीवन को, अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं?
बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आज के प्रिटेक्स्ट में कि जब बच्चों को काफ़ी 2 साल उन्होंने तो काफ़ी कंप्यूटर पे काम किया है, आईपैड्स पे काम किया है, पर ये हमें अभिभावक के तौर पे हमें इसका संज्ञान होना चाहिए कि जो बच्चे देखते हैं जब पास का कोई भी काम करते हैं तो उनकी मसल्स मांसपेशियां इस तरह से एक्टिवेट होती हैं कि उनको चश्मे का नंबर बढ़ जाता है अगर ज़्यादा देर तक काम करें। तो हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अगर हम बच्चे को कुछ भी दे रहे हैं स्क्रीन पे, कोई ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं या कुछ वो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चा उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो कम से कम 1 घंटे के बाद उसको ब्रेक देनी है, उसको बीच बीच में ब्रेक देनी है ताकि उसकी मांसपेशियां फिर दूर का देखने के लिए आदी हो। अगर कॉन्टिन्यूसली बच्चा 4-5 घंटे स्ट्रेच पे, ऐसे हैं बच्चे जो देखते हैं और यूज कर रहे हैं, तो उनकी पास की मसल्स एक्टिवेटेड रहेंगी, उससे चश्मे का नंबर बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है। और एक बार इस उम्र पर शुरू हो गए तो वो बस बढ़ते चले जाता है जब तक बच्चा 18 साल तक नहीं पहुंच पाता, तो वो नंबर हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। तो हमारा ही दायित्व है एज पेरेंट्स या गार्जियंस कि हम अपने बच्चों को एक रूल्स फ्रेम करें, कि टाइम लिमिट फ्रेम करें, और अगर देख भी रहा है बच्चा तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन उसके लिए इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दूर रखें, रूम जो है वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, रूम की लाइट अच्छी होनी चाहिए, टेढ़ी स्क्रीन नहीं रखी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बच्चे के चश्मे के नंबर का बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर शिखा, एक जो जरूरी प्रश्न है वो ये है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं खास तौर पर उनमें ऐसा देखा गया डायबिटिक मैक्युलर इडिमा यानी जिसे डीएमई कहते हैं, तो इसके खतरे से कैसे बचा जाए और अगर ये हो ही जाए तो इसका क्या उपाय है डॉक्टर शिखा? देखिए, डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट होती है, और जितना हमारा मेटाबॉलिक कंट्रोल नहीं होगा, कहने का मतलब है अगर हमारा HbA1c बढ़ा हुआ होगा, हमारे शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो एक तरह की वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कि हमारी बॉडी में कैपिलरीज पानी लीक करेंगी और सूजन होगी ही होगी, जिसको हम डीएमई कहते हैं, जिसमें कैपिलरीज लीकेज की वजह से सूजन आ जाती है पर्दे के अंदर। जो जब तक अगर हमारा शुगर लेवल्स बढ़ा हुआ होगा तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला उपचार जो किसी भी डायबिटिक प्रॉब्लम का है, चाहे वो डायबिटिक मैक्युलर इडिमा है, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है जिसमें बाकी पर्दे में भी डायबिटीज के लक्षण आ जाते हैं, जिससे नजर भी जा सकती है, इन सब चीजों में सबसे पहला तो हमारा दायित्व है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाएं, और ये सबसे पहले मरीज के हाथ में है। एक उसको मर्यादित जीवन जीना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में कंट्रोल करने के अलावा अगर वो सैर अपने नियमित रूप से अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर ले, कि उसको आधा घंटा शाम को, 1 घंटा का ब्रिस्क वॉकिंग, साथ में अगर योगा प्राणायाम को अपना उसमें कर ले, वजन कम करने को अपना वो बना ले, तो ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम लें, तो प्रोटीन और बाकी फल सब्जियां वगैरह ज्यादा खाएं, प्रोटीन्स वाली डाइट ज्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर लें, और अपना वेट को कम करने का अगर वो ध्यान दें, योगा और एक्सरसाइज करें, तो अगर हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल में है तो ये सब चीजें रिवर्स हो सकती हैं। डायबिटीज रिवर्स होगी तो ये सब चीजों को भी ऑटोमेटिकली हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ जब आपको लगता है कि एज अ डायबिटिक पेशेंट हमारी नजर कम हो रही है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आई डॉक्टर से मिले, एक रेटिना स्पेशलिस्ट से मिले जिनको रेटिना का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज, और वो आपको सही तरह से गाइड करेंगे कि इसमें अगर हम थोड़ा सा लापरवाही कर दें, डॉक्टर से समय से ना मिले, तब भी हमारी नजर परमानेंट रूप से जा सकती है इस बीमारी में, क्योंकि काफी खतरनाक बीमारी है। स्पेशली जब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, उस केस में हमारी आंख के अंदर खून भी हो सकता है, खून आ सकता है, और जो अल्टीमेटली हमारी नजर को धीरे धीरे हम लूज कर सकते हैं अपनी विजन को। तो इसमें कई बार इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है, कई बार लेजर की जरूरत पड़ती है, और कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे डॉक्टर आपको सलाह दें वैसे वैसे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करके सैर और योगा को जरूर प्राथमिकता देनी है। बिल्कुल सही डॉक्टर शिखा, आपने जो बात कही उसमें से मुझे एक ये समझ में आया कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको सिर्फ अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि एक नियमित अंतराल पर आई स्पेशलिस्ट से भी मिलना चाहिए। तो इसका अंतराल बताएंगे डॉक्टर शिखा कि कितने अंतराल पर मिलना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को किसी आई स्पेशलिस्ट से? जी, तो जब पहली बार हमें डायबिटीज के बारे में पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गई है, तो उस समय तो एक बार जरूर मिलना चाहिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब कितने सालों से डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, लेकिन पता आपको अभी चला है। उसके बाद अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है,
तो हर साल आप अपने डॉक्टर से आई स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं कंट्रोल डायबिटीज में। पर अगर आपके कोशिशों के बावजूद या दवाई लेने के बावजूद भी शुगर्स अगर अनकंट्रोल्ड है, तो आपको और फ्रिक्वेंटली जैसे 6 महीने पे भी मिल सकते हैं। और अगर आपको डायग्नोज हुआ है कि आपको पर्दे में दिक्कत है, कुछ रेटिनोपैथी है या मैकुलर एडिमा है, तो आप और शुगर भी साथ में कंट्रोल नहीं है, तो सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये। शुगर्स आपका 400 के करीब चल रहा है, साथ में आपको रेटिनोपैथी है, तो हमने अगर लापरवाही की, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग हमने नहीं चला, तो वो कहे कि 3 महीने में जाना है तो आपको 3 महीने में जाना है। अगर आप नहीं गए तो वो 3 महीने भी हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि वो रेटिनोपैथी मॉडरेट से कब प्रोलिफरेटिव बन जाए हमें नहीं पता चलेगा जब तक ब्लीडिंग ना हो जाए, और वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। डॉक्टर शिखा, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों से विदा लें, एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि आंखों की देखभाल के लिए आमतौर पर हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर शिखा? तो आंखों की देखभाल के लिए यही है कि हमें नियमित रूप से स्वच्छ पानी से उनको धोना है, प्रदूषण वाले एरिया से कम दूर रहना है। और अगर हम प्रदूषण वाले एरिया में जाने का या फिर फील्ड वर्क हमारा है भी कि हमारा रोज हम बाहर तैनात ही होते हैं, तो यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस से हमें मदद लेनी चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हम देर बाहर रहते हैं उनको ज़रूर पहनना चाहिए, स्पेशली अगर धूप में खड़े होने का हमारा काम है। तो अगर हम स्क्रीन पे हमारा काम है तो हम हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें, दूर देखें, अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करें, और बीच-बीच में आंखों को ज़रूर धोएं। पेंसिल पुशअप्स हम एक्सरसाइजेज होती हैं वो बीच-बीच में कर सकते हैं, जिसमें हमें पास का देखते हुए हम पास की चीज़ को अपने आंखों के नज़दीक लाते हैं और वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी उम्र 40 साल से अधिक है तो हम अपने डॉक्टर से अवश्य मिले हर साल। हमें डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड में है और रेटिनोपैथी नहीं है, तब भी हम हर साल अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर हम 60 ईयर्स से ज़्यादा हैं, तब भी हमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने की संभावना रहती है, उस केस में भी हर साल अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। अगर हमें धुंधला दिखाई दे रहा है किसी भी कारणवश, चश्मे का नंबर भी हो सकता है, सफेद मोतियाबिंद भी है, कुछ भी बीमारी है, तो बेहतर है 40 साल से ऊपर, जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग कराते हैं वैसे ही आंखों के लिए भी हम अपने एक फैमिली आई स्पेशलिस्ट को बना लें, और उसके पास ज़रूर हम हर साल अपने आप को मिलते रहें, दिखाते रहें। अगर हम हाई रिस्क फैक्टर में फॉल करते हैं, हमारे परिवार में किसी को भी आंखों की कोई भी संबंधित बीमारी है, तब भी अपने डॉक्टर को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, और हर साल अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर कराना है। कुछ बीमारियां फैमिली में ट्रांसमिट भी हो जाती हैं, अगर हमें कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, हो सकता है हमें आगे वाली जनरेशन को भी हो जाए, तो इस बात की भी जानकारी देना अपने डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमें सही तरीके से जेनेटिक काउंसलिंग कर सके, हमें रिस्क बता सके, बच्चों में आने वाले बच्चों में क्या रिस्क है। तो अपने डॉक्टर से मिलना, उसके साथ एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना और फ्रीक्वेंटली हर साल उनसे मिलते रहना, ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी आंखों से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे, और ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी हम सब एक दूसरे के साथ बांटें, साझा करें, ताकि हम सब एक स्वच्छ और हेल्दी आंखों की नींव खड़ी कर सके हमारे देश के लिए। क्या खूबसूरत बात कही डॉक्टर शिखा आपने कि आंखों की हेल्दी, आंखों की नींव के साथ हम अपने देश को सुरक्षित और भविष्य को भी सुरक्षित बनाना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा डॉक्टर शिखा। आपने अपना बहुमूल्य समय सेहत की बात कार्यक्रम को दिया, इसके लिए और अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है indiascience@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।